आधा एक घंटा मॉड्यूल कर लेते हैं। सिनारेस्ट शुरू करें। चलो, आगे पढ़ने से पहले, डिस्कस करने से पहले, कॉन्सेप्ट जो हमने उस दिन भी समझाया था एक बार और देखिए। अगर दो लेंस हैं जिनके बीच की दूरी d है, तो इसकी नेट फोकल लेंथ पता है क्या होती है? 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसमें एक बड़ा पॉपुलर सवाल बनता है कि लाइट लेंस ए पर आई और वापस, अरे अब कहां समय आओ जाओ का यार, अब तो 17 जुलाई की बात करो, कहां इसमें उलझे हुए हो। लाइट आई और फाइनली लाइट वापस कहां निकल गई? पैरेलल। तो क्वेश्चन ये है, इंसिडेंट हुई कैसी? पैरेलल। और लेंस बी से इमर्जेस पैरेलल। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस? लिखना चालू करिए। तो एक सिस्टम है और पहले लेंस पर लाइट इंसिडेंट हुई पैरेलल और वापस इमर्ज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपसे पूछा अब एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इस पूरे सिस्टम की आप पावर क्या मानते हो? जीरो। क्यों जीरो? क्यों, जरा सोचो। पैरेलल आई, पैरेलल निकल गई, अंदर कुछ भी हुआ उससे में मतलब नहीं, सिस्टम की। वन बाय एफ का मतलब होता है पावर। पावर कितनी? जीरो। इसको वहां ट्रांसफर कर दो, एलसीएम ले लो, ये कैंसिल, डी बराबर F1 प्लस F2, सीधा। तो लाइट का पैरेलल आना और पैरेलल जाना, डिस्टेंस कितनी आएगी? F1 प्लस F2। और आप इसको चाहें कि सर कॉन्सेप्ट से समझा दीजिए, तो कल हमने एक दो सेंटेंस आपको 4 बार बोलकर याद करवाए थे, आपको याद हो तो। पैरेलल आती है तो फोकस पे मिलती है, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। इस लाइन से भी सॉल्व कर लो तो आनंद आ जाएगा। देखो, पैरेलल आई, कहां मिली? फोकस पे। फोकस पे मिली, ओके। लाइट यहां रुकेगी थोड़ी ना, आगे जाएगी। अब ये क्या कहेगा? ये लाइट अगर मेरे फोकस से आ जाए तो मैं इसको रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल कर दूंगा। यही तो डेफिनेशन थी ऑब्जेक्ट फोकस की। इस लेंस को, लाइट को पैरेलल करना है। तो पैरेलल कब कर सकता है? अगर इसको ये महसूस हो जाए कि लाइट मेरे खुद के फोकस से आ रही है। खुद का फोकस बोले तो F2, दूरी बताइए, F1 प्लस F2।
बस इसमें आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको ट्रिक यूज करनी है, F1 F2 हमेशा साइन के साथ करिए। पुट F1 एंड F2 विद साइन। अगर कोई कॉन्केव लेंस आ जाएगा तो आपको F2 माइनस रखना पड़ेगा। कोशिश करें कि हम जितने भी लेंस फॉर्मूले यूज करते हैं उसको हमेशा साइन के साथ यूज करें। अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये पढ़ लिया कि हाँ पैरेलल आ रही है और पैरेलल जाना है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, पैरेलल आई, पैरेलल जाना है, व्हाट इज द डिस्टेंस? डायरेक्ट बताइए, F1 प्लस F2। और F1 को भी बढ़िया रखो +20 तो मजा आएगा, +5 प्लस का 25। अच्छा, ये आपको फीलिंग आई कि पावर जीरो है? पावर जीरो है, पावर जीरो है क्योंकि ना तो कन्वर्ज हुई ना वो डाइवर्ज। एक बात और समझिए, ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस शब्द आया फिजिक्स में, ये पैरेलल लाइट के लिए डिफाइंड होता है। आप क्या करते हो, गलत थॉट प्रोसेस सोचने लग जाते हो। जैसे मुझे एक बच्चे ने ये डायग्राम बना के पूछा और लॉजिक तरीके से कि देखो सर ये कॉइन, यहां से लाइट निकली 1 2, सर कहां से कहां जा रहे हैं हम? डेंसर से रेयर, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। और कहा क्या इसका बिहेवियर डाइवर्जेंस है क्या? देखें, लाइट ऐसी आई और ऐसे चली गई अवे, तो इसने तो क्या कर दिया, बेंड कर दिया अवे, अवे बेंड कर दिया, तो इसने अवे बेंड कर दिया। तो क्या ये डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस? सोच के बताइए। आंसर से तो लग रहा है, डायग्राम से नहीं सर, ये तो पक्का डाइवर्जेंस जैसा महसूस हो रहा है। और अगर आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, जिससे हमने पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, पावर होता है μ1 माइनस μ2 बाय आर या μ2 माइनस μ1 बाय आर, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, कुछ भी हो ऊपर नीचे अपॉन इन्फिनिटी, पावर जीरो। प्लेन सरफेस की तो पावर जीरो होती है, इतने सवाल कर, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। डायग्राम तो कह रहा है सर बढ़िया डाइवर्स कर रहा है, और आप कह रहे हो पावर जीरो है। कारण क्या है, ये यहां से निर्णय ही नहीं ले सकते, क्योंकि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सिर्फ किसके लिए परिभाषित है? पैरेलल। अब आप देखना, पैरेलल, मजा आ जाएगा। ये पैरेलल लाइट वहीं पानी से आती हुई, इसमें लगाइए कॉन्सेप्ट, लगाइए। यहां क्या खींचा? नॉर्मल, 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 नॉर्मल। आई कितना डिग्री? जीरो, आर जीरो। बताइए, कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है या जीरो पावर है? जीरो पावर है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सिर्फ किसके लिए परिभाषित होता है? पैरेलल लाइट। आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई मुझे बच्चे लगातार ऐसा पूछते हैं कि देखो सर ये वाटर है, बाहर एयर है, तो सर मैं क्या सोचता हूँ, लाइट आई, फिर वो नॉर्मल की तरफ मुड़ी, फिर नॉर्मल से अवे गई, फिर वो कन्वर्जेंस आ रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है। ये सब बेकार के फंडे हैं, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट रख के सोच रहे हो तो बेकार है ना। वो ऑब्जेक्ट रख के तो बात बनी कहां रही है? बात बनी नहीं रही है। या तो आप पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराओ और पूरे फॉर्मूले लगाओ, और नहीं तो अपनी ट्रिक कितनी शानदार है वो देखो। बोलो कैसे? पावर इस सरफेस की लिखो, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर पॉजिटिव, फिर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, बोले तो कन्वर्जिंग, खत्म। रेस का एक क्वेश्चन है ये कि वाटर है बबल एयर में, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है, आप उलझे पड़े हो, नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल से वे जाएगी, सब गलत है। सीधा फंडा है, सीधा फंडा। पावर देख लीजिए, और दुनिया में जिनकी पावर पॉजिटिव है वो हमेशा कन्वर्जिंग डिवाइस है, कुछ भी अलग थॉट प्रोसेस की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो एक मिसकंसेप्शन है वो आज दूर कर लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा डायग्राम बना के देगा, आप बोल दोगे अरे तो डाइवर्ट कर रहा है, जबकि पावर तो कितनी है इसकी? जीरो।
अब आपके पास दिमाग में अच्छा होना चाहिए, पावर 0 ही है, ये गलत है, क्योंकि पावर परिभाषित किसके लिए है? पैरेलल इंसिडेंट लाइट के लिए। अब देखिए, बिल्कुल आपने स्नेल्स लॉ लगाया है, सही फिजिक्स लगाई है, नो कन्वर्जेंस नो डाइवर्जेंस, बात खत्म। लिख लीजिए सारी बातें। तो फंडामेंटल बढ़िया बनाइए तो कभी समस्या ही नहीं आएगी। और अगर पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल जा रही है, तो डी हमेशा किसके बराबर होगा? F1 प्लस F2। पुट F1 F2 विथ साइन। इस साल भी क्वेश्चन आया था ये 2021 में, याद हो किसी को तो। दो लेंस थे, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। इसका नाम था लेंस ए, इसका नाम था लेंस बी। लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी और पूछा गया था व्हाट इज द डिस्टेंस, ताकि लाइट वापस पैरेलल ही इमर्ज हो जाए। इस साल का क्वेश्चन है। अब देखिए, कोचिंग का क्या एडवांटेज मिलता है, जो एज मिलता है ना, क्यों भाई इतने ज्यादा सिलेक्शन होते हैं कोटा से, कारण क्या है? एज है। ये अगर आप जनरल तरीके से करोगे तो बच्चा पता है क्या करता है, पहले इसका फोकस करेगा, उसकी इमेज बनेगी, वो इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, फिर 2 बार इक्वेशन लगाएगा। और जिसने बात पढ़ रखी है वो कपल ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। पैरेलल आना, पैरेलल जाना, पावर 0, डी बराबर F1 प्लस F2। F1 30, F2 -5, कॉनकेव प्लस 25, आंसर खत्म। ये एज है, इसलिए हम आगे हैं, इसलिए आगे हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी सॉल्व होती हैं, समय बचता है, आपके पास दूसरी बातें सोचने का, करने का टाइम मिलता है। कपल ऑफ सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। डी बराबर F1 प्लस F2, बशर्ते लाइट पैरेलल आए और पैरेलल जाए। पावर कितनी सिस्टम की? 0। ये 2021 का सवाल है। लिख लीजिए, आसान चैप्टर है। अगर पीछे पड़ जाओगे ना, 6-7 दिन और मेहनत कर लोगे घर पर, तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। और प्योरली फोकस करो न्यूमेरिकल्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार करो। एक मैंने आपको न्यूटन्स फॉर्मूला समझाया था, एक बार वापस देख लो। एक्सो एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर। कब सोचना है ये? जब जब दूरी फोकस से मेजर हो। 2 फोकस होते हैं, ऑब्जेक्ट फोकस और एक इमेज फोकस। यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये दूरी एक्सो, यहां इमेज बनी, ये दूरी एक्सआई। कभी करो लेंस से दूरी पूछ लेता है, जो लोग मॉड्यूल करके आए उनको पता होगा। आपने तुरंत लगाया एक्सो एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर, एक्सआई आ गया, पर वो एक्सआई कहां से दूरी आई है? फोकस से। उसने पूछा है 61 में, दूरी बताइए फ्रॉम लेंस, बताइए फ्रॉम लेंस क्या होगा? फ्रॉम लेंस डिस्टेंस ऑफ इमेज एक्सआई प्लस एफ। तो बातों को समझिए, अच्छे से पढ़िए। केवल एक्सआई फोकस से दूरी है, पर उसने 61 नंबर में पूछा है इमेज से दूरी बताओ, इमेज से दूरी बताओ। ऐसा ही 75 में पूछा है। 75 में अगर आपने किया हो तो उसने डिस्टेंसेस दिए हैं कहां से? फोकस से। और जैसे ही फोकस से डिस्टेंस आए, आपको क्लिक करना चाहिए, अरे सर न्यूटन फॉर्मूले से काम चलेगा। 75 नंबर देखो, एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1 का 75 नंबर देखो। ऑब्जेक्ट और इमेज से दूरियां कितनी दे रखी हैं? 25 और 40। फ्रॉम फोकस है तो एक्सो है 25, एक्सआई है 40। तो एक्सो एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर, 25 इंटू 40,
तो एफ स्क्वायर आ गया 1000, एफ आ गया √1000, बोले तो 10√10, √10 होता है 3.1, 31.1 सेंटीमीटर। पर उसने फोकल लेंथ नहीं पूछी, क्या पूछी है? मैग्निफिकेशन। याद करो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? V बाय U। V बता सकते हो? V सोचो, V XI प्लस F और U XO प्लस माइनस का आएगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। XI बताओ 40, F 31, XO 25, तो 40 और 71 और नीचे 55, लगभग माइनस का 1.3, 75 नंबर का सॉल्यूशन है। तो 3 सवाल में न्यूटन फॉर्मूला आपने क्लिक किया हो, अगर आप पढ़ाई करके आए हो। 61, 63 और 75, पूरे मॉड्यूल में 3 ही प्रश्न है। और प्रश्न पढ़ते ही क्लिक करें, मजा उस बात का है कि जब जब दूरियां फोकस से दी जाती हैं, तब तब मुझे न्यूटन फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए। बढ़े आगे, चलो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 57 से चालू करिए, 57 से चालू करिए। हाँ भाई 57 नंबर, 60 तक कोई ऑनलाइन वाले बच्चे टाइप कर देना भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे नरेंद्र सिंह चौहान, अंशुमन, अमन कुमार, अभिषेक, विशाल। हाँ भाई 57, 58, 60 तक कोई, 61, 65 तक कोई करे नहीं क्या? 66, 67, 68, 68 दिखा भाई। 68 कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस बताओ। हो जाना चाहिए, तो पावर वाले मेथड से करो ना। लेंस मेकर तो हटा ही दो, पूरा लेंस खत्म हो गया। किसी भी सवाल में कोशिश करो लेंस मेकर की जरूरत ही ना पड़े। ये देखिए कौन सा पूछ रहे हैं? 68, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस 7.5, दूसरे की पता नहीं यार, मान लो ये 1.5, ये 1, फोकल लेंथ 10। बताओ क्या करोगे? अपने अंदाज से पावर निकाल लो, इस पावर को इस पावर से क्या कर लो, कंपेयर। ये पावर कितनी है? 100/f, कितनी? 10। अपनी लिखो, कोशिश करो, बोलो। रेडर की तरफ कॉन्वेक्स प्लस 0.5 अपॉन 7.5 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 100? सेंटीमीटर है, प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय, इस पावर को किसके इक्वल कर दो, आ जाएगा। आर मीटर में आएगा और उसको बाद में किस में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर। ये तो सिंगल लाइन कर ली है हमने इतनी मेहनत करके। 68, 69, 70, 71, एक एक लाइन के हल हो गए। इसमें और बढ़िया सवाल बनते हैं एक्सरसाइज 2 में, ये वाले पानी भरना, एक प्लेनो के नीचे अंदर एक प्लेनो कॉन्वेक्स इस तरह से फंसा दिया, बहुत फेमस सवाल है। चलो 70, 71, 72, 73, 75 तक कोई पूछ लो। 57 से 75, एनी डाउट? बोल, कोई भी नहीं करके नहीं लाया? कर लिए, ठीक। 57 से 75 पूछ लो। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट है कि? अमन कुमार सवाल नंबर बोल भाई। 31 में प्रॉब्लम है, 31 तो चल ही नहीं रहा। 57 से 75 रे ऑप्टिक चल रही है, सेमीकंडक्टर का पूछ रहा है। चलो आओ एक्सरसाइज 2 में आओ। 2 में दिए थे क्या लेंस के? 10 क्वेश्चन है 2 में, 11 के 11 बढ़िया देख लो। परसों संडे आ रहा है और बढ़िया इसको लेंस को तैयार कर लो, शानदार। एक ही दिन में लेंस हर जगह से करो, मॉड्यूल, बिगनर बॉक्स, रेस, क्लास नोट्स, हर तरफ से लेंस को पूरा तैयार कर लो। 2 घंटे लगेंगे,
पर 2 घंटे आपने एक सिटिंग में लेंस कर लिया ना, सबसे बड़ा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का लेंस, इससे कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। 4 लेक्चर किसे नहीं लगेंगे अब, ना इंटरफेरेंस में, ना डिफ्रैक्शन में, ना पोलराइजेशन में, सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। डिफ्रैक्शन 2 दिन, पोलराइजेशन 1 दिन का टॉपिक है, इंटरफेरेंस में जरूर 3.5 लेक्चर लगते हैं, पर 4 लेक्चर का कोई टॉपिक नहीं है। लेंस सबसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए लेंस को अच्छे से करो। और खुद स्मार्टनेस देखो ना, 40-41 सवाल है एक्सरसाइज 2 में, 11 सवाल किसने ले रखे हैं, लेंस। परसेंटेज निकालो ना, 25% हो गया भाई, 25 से भी ज्यादा है। तो ये बातें, ये सोच कब लाओगे कि यार लेंस, हर 25% सवाल तो सिर्फ किसने ले रखे हैं, लेंस ने। अभी टॉपिक तो कितने ही है, तो थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि मुझे कहां मेहनत करनी है, किस एरिया में मेहनत करनी है, किधर ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो सोचो। चलो 2 में आओ, बोलो लेंस के सवाल। दूसरा हो गया क्या, 5वां, छठा मोस्ट फेमस, स्टार लगाओ। छठे के बाद आओ 11वां। 11वें में गलती है, बाई कॉन्वेक्स नहीं है, वो इक्यू कॉन्वेक्स है। आपने काम चला लिया है, पर वो इक्यू कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स होता है जिसकी रेडियस अलग अलग होती है। करा किसी ने 11वां? बहुत फास्ट कर सकते हो। पहले तुरंत क्या निकालो, इसकी पावर, पावर से क्या आएगी, फोकल लेंथ, और फिर 10वीं क्लास भी नहीं, ओ एम, एफ अपॉन यू से गुणा करोगे, वी, एच ओ से करोगे, एच आई। ये और तगड़ा मेथड है। चलिए 11 के बाद 19, 19 हो गया क्या, 19 के बाद 24। ये देखो, ये पता है, ये सब एक ही भाई भाई हैं, बताओ कौन कौन से, टिक लगा लो। 19, 24, 29, 38। वापस सुनो, 19, 24, 29 और 38। पता है कौन से सवाल हैं? वो 2 लेंस के बीच में पानी भर दिया, 2 प्लेनों के बीच में मीडियम भर दिया, बहुत फेमस प्रोफाइल है ये। अब आओ पीछे, 38, 40, 38। क्लास में बता दिया ना। चलो 40, 41, 41 भी किससे कर सकते हैं, वो पावर वाली टेक्निक से। एक लाइन में आंसर आ जाएगा 41 का। 40 हो गया, 40, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे, पढ़ाई करते हैं। करे वो लेंस वाला एक रेस का सवाल दिया था, वो 1 2 3 4 वाला, सोचा किसी ने? आओ बता देता, देखो कैसे 1 2 3 4 लिखे थे हमने, देखा? नहीं, ये 1 2 अलग है, अपने 1 2 अलग है, सेम ही है क्या? ऊपर उसमें क्या है, अपना अलग है ना, 1 2 3 4। चलो भाई, रेस से मत मिलाना, रेस का 1 2 3 4 का ऑर्डर और अपना 1 2 3 4 का ऑर्डर अलग है, ठीक है? मिलाओ तो अच्छे से मिलाना। अब सीखो, सीधा एक कॉन्सेप्ट कल सिखाया था, ऑब्जेक्ट अगर पास होगा तो इमेज दूर बनेगी, बस एक लाइन। 3 और 4 पास हैं तो इमेज दूर बनेगी, साथ ही साथ इन्वर्टेड, 3 ऊपर है, 3 नीचे, 4, 1 2 दूर है, पास बनेंगे, 1 ऊपर। इन्वर्टेड क्यों बनी? क्योंकि रियल इमेज है, इन्वर्टेड होती है। और 1 2 3 4 ऐसे क्यों आए? जो ऑब्जेक्ट पास में होगा इमेज लेंस से उतनी ही दूर हो। रेस से मिलाओगे ना तो थोड़ा ध्यान पूर्वक मिलाना, उनके 1 2 3 4 का ऑर्डर अपने इस प्रश्न से अलग है। कंसेप्चुअल मिलाओगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो अपना लेंस का काम पूरा हो गया अच्छे तरीके से। अब चालू करते हैं नई हेडिंग, लिखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही सबसे बड़ा टॉपिक है जो सबसे काम का है और थोड़ा हमें कम समझ में आता है, इसलिए इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। आज केवल इंट्रोडक्शन दूंगा आपको और इसको शानदार तैयार करिएगा मेहनत करके। चलिए, तो m बराबर f अपॉन f प्लस यू, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो ध्यान रखिएगा ये आपके पूरे लेंस में काम आएगा, बशर्ते इस बात का ध्यान रखें इसमें जब भी वैल्यू रखें तो साइन के साथ रखें। ये हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी में आप रखते रहे और गड़बड़ रखें तो मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए कभी भी यूज करें साइन के साथ। कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस है फोकल लेंथ नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट है तो यू नेगेटिव, वर्चुअल के लिए यू पॉजिटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक केस बताया था, याद है? एक सवाल होगा रेस में आपने देखा हो, ये रे यहां मिल रही है और इसके रास्ते में क्या रख दिया, एक लेंस, ये समझा दिया था। अब ये यहां मिल ही नहीं पाएंगी, क्यों नहीं मिल पाएंगी, लेंस इनको मोड़ दे, ये अपन चर्चा कर चुके थे। चलिए अब आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 4 अपने सिलेबस में है, सिंपल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद टेलीस्कोप और आई डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ये तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे सबसे पहले एक छोटी सी बात, होमवर्क नहीं करके लाया, कब लाएगा अब करके हैं? पूरा समय निकाल दिया, 6 महीने हो गए, 13 नवंबर से चालू हुआ था, 13 दिसंबर, 13 जनवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च, 13 अप्रैल, 13 मई। 13 मई तो मेजर टेस्ट चालू हो जाएगा, उससे पहले कराऊंगा सिलेबस, मेजर के बाद नहीं। मॉड्यूल दे, अब देख समझ, वहीं रहना। ये चेन्नई के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्लियर नहीं दिख रहा? आप पढ़, तेज पढ़, नंबर 346। हाँ अब पढ़ इसके नीचे की लाइन। ये क्या हो रहा है? आंखें कमजोर तो नहीं है, स्वस्थ आंख है इसकी, हेल्दी है। चश्मे वाले बच्चों को बुलाता तो आप बोल देते स्वस्थ बच्चा है, आंख इसकी बिल्कुल स्वस्थ है, पर दूर से वो छोटे अक्षर नहीं दिख रहे, पास आते ही बढ़िया एकदम साफ पढ़ पा रहा है। तो क्या अक्षर बड़े हो रहे हैं क्या? आंख बड़ी हो रही है क्या? तो फिर क्या हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो विज्ञान तो होगी इसके पीछे। हमें भी ऐसा लगता है। अब जैसे पंखे के बीच में हेविल्स लिखा हुआ है, हेविल्स के ऊपर भी एक शब्द लिखा हुआ है टीएम, ट्रेडमार्क, पर हमें यहां से नहीं दिख रहा, जैसे पास जाऊंगा ये यहाँ पे टीएम लिखा हुआ दिख रहा है। तो फिर ये क्या परेशानी है कि अपन एक बार नहीं दिखता तो अपना पहला प्रयास रहता है, जैसे मार्कर में या लिखा हुआ है, अब यहां से पता नहीं चल रहा, सिर्फ रेड कलर दिख रहा है, पास में देखा इजीली इरेजेबल, आप पढ़ पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? अरे सर दूर से नहीं दिखता, पास से दिखता है, ये तो छठी क्लास वाला बच्चा भी बता देगा। अपन इतने साल फीस जमा करा रहे हैं, उसके बाद भी वही आंसर दे रहे हैं कि सर वो दूर है ये पास है। विज्ञान बताइए क्या है कि हमें दूर से छोटे अक्षर नहीं दिख रहे, पास आते ही हमें वो बिल्कुल बढ़िया हम पढ़ पा रहे। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है वही चर्चा करना चाहते हैं और वही इन सबका आधार है। आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ते हैं, आपको क्लियरिटी नहीं आती, क्योंकि इसके जो पीछे का आधा घंटा है ना वो आपने कभी बिताया ही नहीं। आप तो डायरेक्ट किस पे उतर गए, टॉपिक फॉर्मूले रट लो, 5 सवाल साल हो जाए, नहीं हो रहा छोड़ आगे बढ़, इस प्रोफाइल में ये लगेगा, इसमें ये लगे, असर नया है तो छोड़ के आना भाई इसको। तो ऐसे थोड़ी ना विषय पढ़ा जा सकता है, फंडामेंटल लड़ाई लड़ी जा सकती है कि सर कंसेप्चुअल क्या है, वो बातें समझिए, आपको मजा आ जाएगा। इसका सारा खेल है विजुअल एंगल का, और बहुत मजे से समझिएगा। ये आंख है, आंख का ये लेंस है,
ये पीछे रेटिना है जिसे हम पर्दा बोलते हैं सरल भाषा में। ये आपने यहां रखा ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आंख पर जो एंगल बनाता है, दिस एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, और यही बाद में जाके रेटिना पे क्या बन जाएगी, इमेज। और दिमाग हमें इसी को फील करता है। वास्तव में इमेज बनती कैसी है, उल्टी, पर प्रकृति ने, भगवान ने हमें ऐसा सेट किया है कि बनती वो इन्वर्ट है, पर हम सेंस कैसा करते हैं, सीधा। इसका कारण किसी के पास नहीं है, ये भगवान के पास इसका वो है कारण कि हाँ भाई बन उल्टी रही है, पर दिमाग कैसे सेंस कर रहा है, वो रॉड्स एंड कोन्स और सिलेरी मसल्स वगैरह पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हो। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी ऑब्जेक्ट को, वही आंख, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने रखा दूर, साइज वही, साइज उतनी रखी, आंख वही, ऑब्जेक्ट को सिर्फ क्या कर दिया, दूर। क्या होगा जरा सोचिए, क्या होगा? आंसर है सर ये एंगल छोटा हो गया। पीछे देखिए आप, पर्दे पे जो इमेज बनी वो भी छोटी हो गई। दिमाग किसको सेंस कर रहा है, इसको थोड़ी ना कर रहा है, इसको थोड़ी ना कर रहा है, वो तो रेटिना पे बनने वाले इमेज को सेंस कर रहा है। यहां से आपको आइडिया लगेगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता है, जो विजुअल एंगल है वो छोटा होता जाता है। विजुअल एंगल छोटा होता है तो जो हमारा दिमाग सेंस करता है वो भी छोटी इमेज सेंस करता है, और हमें लगता है ऑब्जेक्ट छोटा रहा होगा। वापस देखते हैं, आंख, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने आंख पे जो एंगल बनाया, बच्चों इसी एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। आंख वही और ऑब्जेक्ट का साइज वही, और अब ऑब्जेक्ट को कहां ले गए, दूर। बताइए विजुअल एंगल उतना ही या छोटा हो गया? विजुअल एंगल छोटा हो गया। क्या होगा छोटे होने से, बताइए? रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो, और हमारा दिमाग कैसा महसूस करेगा उसको, छोटा ही महसूस करेगा। अब अच्छे शब्द बोलेंगे तो आपको मजा आएगा। भैया एक पेन लो, यहां आ जाओ, पेन को थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ, अभी मैं इस पेन को यहां से देख रहा हूं तो मुझे पेन का बढ़िया साइज दिख रहा है, ये देखिए। अब मैं इसी पेन को दूर से देख रहा हूं, पेन वही है, अब मैं दूर से देख रहा हूं, अब मुझे पेन केवल इतना सा दिख रहा है, केवल इतना सा। क्या पेन इतना सा है क्या? भाई इतना सा क्यों दिख रहा है? अच्छे शब्द बताइए। पेन के द्वारा मेरी आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल छोटा है, और अगर विजुअल एंगल छोटा है तो मेरा दिमाग उसको छोटा सेंस कर रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज मैटर ही कहां कर रहा है, सारा मैटर ही क्या कर रहा है, विजुअल एंगल। ऑब्जेक्ट का साइज तो कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है ना। अब मैं एकदम पास चला गया, मुझे बढ़िया दिख रहा है, अरे यार साइज तो ये था, साइज तो ये था। दूर जा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट सर ये क्या है, पेन की बात, सर आप तो मून की बात करो ना, मैं तो सर छत पे खड़े होकर एक रजिस्टर, आप वाला फिजिक्स वाला रजिस्टर झाड़ना पड़ता है सर, पढ़ता नहीं हूं ना मैं, तो फिजिक्स वाला रजिस्टर लेकर, फिजिक्स वाला रजिस्टर लेकर ऐसे मून को छुपा देता हूं। इस मून, इस रजिस्टर से आपने पूरे मून को छुपा दिया। क्या मून का साइज सिर्फ इतना है क्या भाई? तो आज आपके पास बढ़िया जवाब है, मून बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसलिए मून द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल बहुत छोटा है। आप देखो इतनी सी दूरी में ये एंगल इतना छोटा हो गया, करोड़ों किलोमीटर दूर देखोगे तो विजुअल एंगल बहुत छोटा होगा। यट मून का साइज बहुत बड़ा है, पर उसकी दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण विजुअल एंगल बहुत कम है, और विजुअल एंगल कम हो गया तो मेरा दिमाग साइंस क्या करेगा, भाई मून तो इतना सही है। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? अब पहला, अब सर उसका जवाब दीजिए क्या? अब उसका शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि सर मैं इसको नहीं पढ़ पा रहा था, तो मेरा पहला दिमाग सेंस क्या कहता है, हाँ नहीं दिख रहा, पास में लिए, अब साफ दिखने लग गया।
पेन में रिफिल निकाली, रिफिल में छोटे छोटे उसकी कंपनी का नाम लिखा रहता है जो दिखता नहीं है। आप क्या करते हो, तुरंत उस रिफिल को पास लेके आते हो। बताओ क्या करते हो रिफिल को पास लाने से, बताइए। रिफिल पास लाएंगे तो रिफिल के शब्दों द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, आपको बढ़िया साफ दिखने लगेगा। अभी तो मैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी आई की बात कर रहा हूं। मायोपिया, मैं खुद पेशेंट हूं मायोपिया का। आप इतने लोग चश्मा लगा रहा कि हम सब मायोपिया के पेशेंट हैं, तो उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हम एक स्वस्थ आंख की बात कर रहे हैं। जिस बच्चे को मैंने खड़ा किया था कि भाई पढ़, उसको दूर से नहीं दिखा, पास से दिखने लग गया। फिर क्यों दिखने लग गया? अब फाइनल कॉल लीजिए। पास आने पर अक्षरों द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ जाता है। विजुअल एंगल ज्यादा होगा, रेटिना पर इमेज बड़ी होगी और हमें अपरेंटली महसूस भी कैसा होगा, बड़ा। और हम उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब एक अगला थॉट सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं करते, केवल और एक केवल काम करते हैं, विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं। 2.5 दिन लगेंगे इनको पढ़ने में, पर अंडरलाइन थॉट केवल एक ही है, इन इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा, विजुअल एंगल बढ़ेगा। और सोचो विजुअल एंगल बढ़ गया तो काम हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा बताइए? विजुअल एंगल बढ़ा होगा, मेरे रेटिना पर इमेज मुझे कैसा अपरेंटली महसूस होगा, बड़ा है। जैसे मैं छत पे खड़ा हूं और चांद देख रहा हूं, चांद तो नहीं बोलो, मून, नहीं तो अपना चांद अपना अलग हो जाएगा। मून ज्यादा बढ़िया शब्द है, चांद तो सर रोड के उधर वो चांद। तो ये वो प्रकृति वाले मून की बात हो रही है ना, ठीक है, नहीं तो सबका अलग अलग मून है भाई। तो ये नेचर वाले मून की बात हो रही है। तो हम छत पे मून को, छत से खड़े होकर मून को देख रहे हैं और नेकेड आई से देख रहे हैं। तो मून द्वारा आंख पर बनाया गया जो एंगल है वो है 2 डिग्री। कितना डिग्री? 2 डिग्री। किसके द्वारा? मून के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल है। पता है ये है नेकेड आई का मतलब, इतना मतलब है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, या इसको बोल सकते हैं एड। एड समझते हैं क्या होता है? जैसे वो कान की सुनने की मशीन होती है, तो क्या करती है वो? हियरिंग एड ही तो है, वो आपके सुनने की क्षमता को बढ़ाती है जिनके कान कमजोर हैं। हम चश्मा लगा रहे हैं तो ये सब क्या है, एड ही तो है, जो आपको एड ऑन कर रहे हैं, फीचर्स को बढ़ा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? अब ये जो विजुअल एंगल जो 2 डिग्री दिख रहा था और आपको मून छोटा नजर आ रहा था, अब मैंने वही छत से खड़े होकर टेलीस्कोप लगा के मून को देखा, अब एंगल आ रहा है साहब 10 डिग्री। क्या आ रहा है? 10 डिग्री। क्या मैं मून के पास चला गया? क्या मून मेरे पास आ गया? अरे सर मैं तो छत पे ही खड़ा हूं। तो फिर मून अब मुझे बड़ा क्यों दिख रहा है? टेलीस्कोप ने उस विजुअल एंगल को बढ़ा दिया। विजुअल एंगल को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाएगा वो मैं सिखाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी आप ये सोचो कि टेलीस्कोप लगाते ही मुझे बड़ा दिखने लग गया। तारा बहुत छोटा था जो मुझे दिख नहीं रहा था, अब तारा बिल्कुल साफ और बड़ा दिख रहा है। मतलब टेलीस्कोप ने उस विजुअल एंगल को बढ़ा दिया। ये पहले का विजुअल एंगल था विदाउट इंस्ट्रूमेंट, और ये क्या था? यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? 2016 का सवाल है एम्स का। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? आंसर इज 10 डिग्री बटे 2 डिग्री 5 टाइम्स। ये क्या कर दिया आपने? 10 बटे 2 क्यों कर दिया? मैग्निफिकेशन 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? एच आई बटा एच ओ। आपने कितना रखा और आपको कितना बड़ा होकर मिला, यही तो मैग्निफिकेशन है। तभी तो आप बोलते हो एनलार्ज, एच आई बड़ा, डिमिनिश, एच आई छोटा। सारा खेल इस रेशियो का ही तो है भाई, तभी तो आप बोलते हो एनलार्ज है या डिमिनिश है। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल बाय ऑब्जेक्ट। नेकेड आई से मून ऑब्जेक्ट था, टेलीस्कोप से देखने पर मून नहीं दिखेगा, मून की इमेज दिखेगी। बताइए विजुअल एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? 5।
और कुछ लोग इसको एनसीईआरटी को लिखती है 5x। कभी आपने देखा हो अपन कैमरे में जूम में लिखा रहता है 5x 10x 20x, इसका मतलब वो कितना टाइम्स बड़ा कर सकता है, कितना टाइम्स 5x लिखा हुआ मतलब उसने कितना टाइम बड़ा कर दिया, 5 गुना उसको एनलार्ज कर दिया। ना हम मून के पास गए ना मून हमारे पास आया, टेलीस्कोप ने केवल विजुअल एंगल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और याद रखिए विजुअल एंगल ज्यादा तो मेरा दिमाग उसको कैसा महसूस करेगा, बड़ा महसूस करेगा और मुझे लगेगा तारा बड़ा। क्या बात समझ में आ रही है? इसके बाद और बात करते हैं, ये सब लिखिएगा, सब काम का है, एक एक पॉइंट काम का है, वो दोनों डायग्राम बनाने। फिर बात करते हैं हेल्दी आई की। हेल्दी आई का क्या होता है, ये आंख है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, बताइए वो कहां इमेज बनाएगी, रेटिना पे ही बनाएगी, तभी तो मैं साफ दिखता है। पर्दे पर इमेज बनती है तभी तो मैं दिखेगा। हेल्दी आई का फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट इन्फाना है, इन्फिनिटी से भी हमें दिखता है। अब पढ़ते समय कभी लगता है यार इन्फिनिटी पे कैसे दिखता होगा अपन को, क्या बात कर दी। आप छत पे खड़े होकर तारे चांद नहीं देखते क्या, देखते हो ना, तारे कहाँ हैं, तारे तो बहुत दूर हैं, तो क्या हमें इन्फिनिटी का नहीं दिखाई देता क्या, दिखता ना, तभी तो तारे दिखाई देते हैं। बिल्कुल, इसलिए कभी कभी पढ़ते समय ऐसा लगता है, हम लिखते हैं नोट्स में, मॉड्यूल पढ़ रहे हैं कि स्वस्थ या हेल्दी आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी है, हम अप टू इन्फिनिटी देख सकते हैं, तो दिमाग में आ जाता है यार इन्फिनिटी कैसे दिखता है, मुझे तो वहां तक ही नहीं दिख रहा। वहां तक इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उसका विजुअल एंगल इतना छोटा है, इतनी कम इंटेंसिटी आंख पे पहुंच रही है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। मून बहुत बड़ा है और उसके द्वारा विजुअल एंगल जो बन रहा है वो इतना सफिशिएंट है कि आप उसको महसूस कर पा रहे हो, तो हम अप टू इंफिनिटी देख सकते हैं। कौन, हेल्दी आई। जरा सोचिए, अगर हम बात करते हैं नियर पॉइंट की, तो आपने 10th क्लास से सुना है नियर पॉइंट कितना, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो अभी इमेज कहां बनेगी, तो अभी इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर। अब आप ध्यान से देखना कि क्या प्रकृति का गिफ्ट है, ये लेंस जो है ना, इसके ऊपर है सिलेरी मसल्स, और पता है ये क्या करती हैं, ये इसकी कर्वेचर को लगातार चेंज करती है। आप देखो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब परमपिता परमेश्वर के पास गिफ्ट है, वी फिक्स है, वी फिक्स है ना, क्यों, पर्दा और लेंस के बीच की दूरी आप बदल सकते हो क्या खोलकर, ये थोड़ा बदलती होगी, लेंस वही और इमेज तो हमेशा रेटिना पे बनेगी, तो वी तो फिक्स हो गया साहब, वी में अपने पास हाथ नहीं है। यू बदल सकता है ना, मैं यहीं खड़े होकर वो बिल्डिंग भी देख रहा हूं, अभी वो ऑब्जेक्ट है, तुरंत मैं अखबार पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। यू के बदलते ही एफ को बदलना पड़ेगा, और एफ कैसे बदलेगा, पावर कैसे बदलेगी, पावर का फॉर्मूला याद करो, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। पावर किस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन बदल रहा है, सिलेरी मसल्स। ये वाला जो मैं कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रही है ना भाई, ये अलग है रेडियस, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, क्या चेंज होगा, पावर। क्यों चेंज करना पड़ रहा है पावर, आप महसूस करिए, इंफिनिटी से जो रे आ रही है ना, उसको इतना मोड़ना पड़ रहा है बस, और जो पास से रे आ रही हैं उनको बहुत जबरदस्त मोड़ना पड़ रहा है। सोच के बताइए किस समय पावर ज्यादा है, ऊपर या नीचे, महसूस करिए, इन्फिनिटी से रे आ रही है, इसको तो हल्का सा मोड़ और काम चल गया, और इधर वाली रेस को तो कितना जबरदस्त मोड़ना पड़ रहा है। इसलिए तो सिलेरी मसल्स को यहां बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और आपको बहुत कष्ट होता है, आप 25 सेंटीमीटर रखकर आधा घंटा भी नहीं पढ़ सकते, आपको सिर दर्द हो जाएगा। कारण क्या है, सिलेरी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच में है, बहुत ज्यादा तनाव में है, क्योंकि उन्होंने पावर को क्या कर रखा है, मैक्सिमम कर रखा है। जबकि हम छत पर बैठकर आप चांद तारे आकाश दूर की चीजें 6 घंटे देख सकते हैं। कारण क्या है, उस समय आंख है रिलैक्स पोजीशन पे, इसलिए कहा जाता है ये कौन सा सेटअप कहलाता है, रिलैक्स आई, रिलैक्स आई। इस समय बताइए पावर जो लेंस की है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है,
मिनिमम है। और इस पावर को कम ज्यादा कोई बोलते हैं, अगर आपको शब्द पता हो तो, एकोमोडेशन। यही तो अकोमोडेशन है कि आप अपने आंख की मसल्स को, आंख सिलेरी मसल्स, मेरे अंदर जो भगवान ने लेंस दिया है, ये लेंस अलग है भाई, ये तो मैंने खरीदा है बाजार से। एक लेंस अंदर और लगा हुआ है आंख के अंदर, वो सिलेरी मसल्स एक आंख के अंदर वाले लेंस की पावर को क्या कर रही है, चेंज। आज तक ऐसा लेंस नहीं बना पाए वैज्ञानिक जो लगातार अपने हिसाब से क्या हो जाए, चेंज। कहां चेंज हो रहा है, ये मेरा नंबर माइनस का 1.25 है, वही रहता है। परंतु अंदर वाले लेंस की तो पावर हर क्षण, हर क्षण। अब मुझे एसी देखना है तो मेरे लिए एसी ऑब्जेक्ट हो गया, किताब देखनी है ये ऑब्जेक्ट हो गया, पेड़ देखना ऑब्जेक्ट ये हो गया। कितना खटाखट यू के बदलने से क्या बदल रहा है, एफ बदल रहा है। कौन कर रहा है भाई ये परिवर्तन, सेलेरी मसल्स कर रही है। और इसकी कर्वेचर को क्या कर रही है, चेंज। कर्वेचर चेंज होगा, पावर चेंज होगी, पावर चेंज होगी तो फोकल लेंथ चेंज होगी। इसलिए कहा जाता है हमारा नियर पॉइंट 25 है। अच्छा 25 का क्या नाटक है भाई, 25 से पास लिया हो तो, 25 से पास लिया हो तो क्या होगा, लो साहब आज से पूरा लेंस तैयार कर लेता हूं। एकदम पास लाने पर आपको दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता। कारण पता है क्या है, कारण है जब आप 25 से ज्यादा पास ले आते हो, सिलेरी मसल सरेंडर कर लेती, हाथ जोड़ लेती हैं। अब इससे और पावर को मैं कम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सोचो आप बहुत पास ले आओगे, मसल्स को साफ इमेज बनाने के लिए तो रेटिना पर ही बनाना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा। वो रेटिना पे उनको फोकस ही नहीं कर पाती, और हम बोलते हैं इमेज कैसे दिखाई दे रही है, ब्लड। ब्लड का मतलब क्या है, ब्लड का मतलब है रेटिना पर नहीं बनना, आगे बनना या पीछे बनना, वो बाद में बीमारियां हो जाएंगी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपी। साफ किसे दिखाई दे रहा है, जिन बच्चों ने चश्मा नहीं पहना उन सबकी इमेज कहां बन रही है, एग्जैक्ट रेटिना पे बन रही है, उनको साफ दिखाई। तो 25 क्या है, 25 एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का नियर पॉइंट है कि 25 से रखने पर सिलेरी मसल्स अधिकतम कष्ट में पावर को मैक्सिमम करके, एकोमोडेट करके इमेज को कहां बना देती हैं, रेटिना पर। और इसके पास अगर आप ऑब्जेक्ट को ले आओगे तब मामला इसके हाथ से बाहर हो चुका। क्या बात समझ आ रही है। तो ये बेसिक है कि पास जाने पर, दूर आने पर क्या होता है। अब आपके पास एक बढ़िया शब्द है कि सर जितना पास होगा उतना विजुअल एंगल ज्यादा होगा, और विजुअल एंगल ज्यादा होगा तो हमें महसूस भी ज्यादा होगा। लिखना चालू करिए सारा, ये बनाइए विजुअल एंगल, ये दो डायग्राम बनाइए, ये एम्स का एक क्वेश्चन लिखिए, और हेल्दी आई का फार पॉइंट और नियर पॉइंट, फिर बढ़ते हैं आगे। आज केवल बेसिक है, एक बार आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप की फील आ जाए, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं। बना लीजिए एक बार। बढ़े क्या आगे, जल्दी आओ फटाफट। नीलेश कुमार अपना वीडियो बंद कर दीजिए, बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो शेयर कर रहे हैं। हाँ भाई, तो विजुअल एंगल वाले दो डायग्राम बनाने से आपको पता चल रहा होगा, जितना पास में होगा उतना विजुअल एंगल ज्यादा होगा, और ज्यादा विजुअल एंगल होगा तो आपको साफ दिखाई देगा। आगे जाके जिन लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है उनको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आ रहा होगा, एक होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, वो भी पढ़ेंगे, उसका भी पंगा है। क्या होता है रिजॉल्विंग पावर, वो समझो। जैसे ये
ये वास्तव में मैंने 5 डॉट लगाए हैं, पर आपको ये एक ही डॉट दिख रहा होगा दूर से काफी। कारण क्या है वो 5 डॉट, परंतु हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। छत से खड़े होकर हमें एक स्टार दिख रहा है, पर वास्तव में जरूरी नहीं है वो एक स्टार हो सकता है वहां तारों का गुच्छा हो, 10 12 15 हो, पर हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। टेलीस्कोप दोनों काम करेगा, रिजॉल्व भी करेगा और विजुअल एंगल भी बढ़ाएगा, दोनों काम करता है। तो एक होता है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब आप उसको रिजॉल्व कर पाए, आपको दोनों अक्षर मिले मिले महसूस हो रहे हैं, वो रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। आज और कल कोई होमवर्क नहीं है, लेंस वाला काम पूरा कर लीजिए। इसका होमवर्क आएगा मंडे को, एक साथ 25-30 क्वेश्चन करेंगे। तो जब तक लेंस वाला कर लीजिए, TIR रिवाइज कर लीजिए, वो चिड़िया मछली वाले सवाल वापिस एक बार देख लीजिए, कॉइन वाले सवाल, एयर बबल वाले सवाल, वो तो 8-10 बार देखोगे तब जाके वो पेपर में याद आएगा। समझना अलग होता है और सही टाइम पर सही क्लिक कर जाए उसके लिए चाहिए रिवीजन। तो रिवाइज करते रहो, प्रोफाइल रिवाइज करते रहोगे ना तो बहुत बढ़िया चलेगा काम। लिखें, ये समझिएगा ये अल्फा बीटा का क्या फंडा है। अल्फा क्या होता है, एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, और बीटा क्या होता है, एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट। तभी तो आप कंपेयर करोगे कि चीज मैग्नीफाइड हो गई। तो मैग्नीफाइड का मतलब ही क्या है, विथ इंस्ट्रूमेंट और विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। बढ़ो भैया, आओ लिखो पहला सिंपल माइक्रोस्कोप। आसान है, सबसे मजे की बात नाम ही इतना कठिन है, और है पता है कौन, ये वाला ग्लास जो अपने घरों पे होता है या अपन सीरियल्स में वो CBI CID में देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। नाम ही कठिन है, माइक्रोस्कोप जैसी फील आ रही है, पर है कुछ नहीं। कौन है, मैग्नीफाइंग ग्लास। बगैर पढ़े बताइए, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम अखबार पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे अक्षरों को देख रहे हैं, कैसे अक्षर देखेंगे यूजिंग ग्लास, बड़े या छोटे, बड़े, सीधे या उल्टे, सीधे। उल्टे क्यों देखेंगे, उल्टे देखेंगे तो पढ़ कैसे पाएंगे। तो सीधा दिखता है और बड़ा दिखता है, किसमें, मैग्नीफाइंग ग्लास में। नाम जरूर याद रखिएगा। एक सॉल्व एग्जांपल में सवाल है, उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप काम में नहीं लिया, उसमें लिखा गया मैग्नीफाइंग ग्लास। वो तभी हो पाएगा जब आपको ये पता हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास वास्तव में सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। अब सुनते जाइए और बढ़िया इसको आज महसूस कर लीजिए, बहुत फंडामेंटल लेवल पे बात करते हैं। ये अपना माइक्रोस्कोप बोले तो एक कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस। पहली शर्त, ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, C और F के बीच में। ये हमने उस दिन डायग्राम बनाए थे, आपको याद हो, एक इन्फिनिट 2F में रखा था तब इन्वर्टेड बनी थी, 2F F में रखा था तब इन्वर्टेड बनी थी, पर F और C में रखते हैं, आओ देखो कैसे बनेगी, आओ सीख लें। ये दो रे आई, बताओ ऑप्टिकल सेंटर वाली कैसे निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी,
ये ऐसे। अब ये जो रेज हैं ये क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, ये कभी भी आगे जाकर नहीं मिलेंगी। तो आंख को क्या महसूस होगा, आंख को क्या महसूस होगा, ये रे कहीं पीछे से आ रही होंगी। बताइए इमेज कैसी, इमेज पहला शब्द कैसी, बड़ी, एनलार्ज, इरेक्ट, और मजे की बात सेम साइड। ये एक नया शब्द सुनिए, सेम साइड। सेम साइड मतलब समझे, जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज। कहां है ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में। तो इमेज की खासियत बताइए, इरेक्ट, मैग्निफाइड, वर्चुअल, और मजे की बात सेम साइड। बोलिए हाँ है क्या, बनाना चालू करिए। अच्छा एक छोटा सा सवाल बताइए, अब तो खैर उस सवाल के लिए आप बड़े हो गए। इस आंख को क्या दिखेगा, इस आंख को ऑब्जेक्ट दिखेगा ए बी, या इमेज दिखेगी, या दोनों दिखेंगे, दोनों दिखेंगे, केवल इमेज। कितनी फंडामेंटल बात है। आंख पे कौन सी रेज जा रही हैं, ब्लैक। ब्लैक का मतलब है रिफ्रैक्टेड रेज, और रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, इमेज। ऑब्जेक्ट वाली लाल वाली रे तो इसकी आंख में जा ही नहीं रही है, तो इसको इमेज ही दिखेगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रैक्टिकल सोचो, हर बात को रटने का प्रयास मत करो। जब आप अखबार पढ़ रहे हो उससे, तो क्या आपको छोटे और बड़े अक्षर एट ए टाइम दोनों दिख रहे हैं, कहां दिख रहे हैं, केवल कौन सा अक्षर दिख रहा है, बड़ा, केवल बड़ा अक्षर दिख रहा है, क्योंकि आपके आंख में तो रिफ्रैक्टेड रे जा रही है। यही तो चैप्टर का आधार है। नहीं तो हमें कॉइन दिख जाता ना, कॉइन नहीं दिखा, क्या दिखा, कॉइन की इमेज, क्योंकि कॉइन से निकलने वाली रेस हमारी आंख में पहुंच ही नहीं पाई, वो तो पानी की सरफेस में जाके अपने पास से क्या हो गई, डेविएट हो गई, हमारी आंख पे तो रिफ्रैक्टेड रे पहुंच गई। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, इस आंख को ऑब्जेक्ट नहीं क्या दिखेगी, अब लड़ाई ये है कि सर विजुअल एंगल कैसे बढ़ गया, वो बताओ आप। तो ये बात तो सब चलो ठीक है, समझ में आ रही है, आपने पहले भी बता रखी। अब कैसे होता है विजुअल एंगल की फील्ड, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख के देखा। अब सुना, थोड़ा सा क्रूशियल बातें आ रही है। क्यों सर 25 पे रख के क्यों देखा, आपने सोचा यार ये खरीदना ही नहीं पड़े, ये भी तो सही है, कौन पैसे खर्च करेगा, 100-150 रुपए, 100-150 के गोलगप्पे खाऊंगा आराम से, खरीदने नहीं पड़े। तो आपका पहला क्या होगा, पहला सेंस, यार पास लाके देख लो। जैसे उस बालक ने कॉपी को, मॉड्यूल को पास लाके और पढ़ लिया ना, काम हो गया ना उसका। तो कितना कितना पास ला सकते हैं, सबसे ज्यादा विजुअल एंगल कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट पास होगा या दूर होगा, कितना पास, इससे ज्यादा पास तो काम का ही नहीं है। क्यों, इससे ज्यादा पास होगा तो ब्लड हो जाए। तो क्या मैं ये ऐसा बोल सकता हूं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, क्या बच्चों ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है क्या, सोचिए थोड़ा सा वापस। भाई मुझे माइक्रोस्कोप खरीदना ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, अब मुझे ऑब्जेक्ट देखना है। आपका पहला क्या तरीका होगा, पहला या इसको पास लाके देख लो, हो सकता है इसी में काम चल जाए। पर जब आप कितना पास लाए, 25, एंगल क्या हो गया, मैक्सिमम। इसके बाद भी आपको नजर नहीं आ रहा, वो 10th में बॉटनी में या 12th में आपको लैब में ले गए थे वो सेल्स दिखाने के लिए, याद करो, तो सेल्स नेकेड आई से कहां नजर आ रही थी, कहां नजर आ रही थी, अब एकदम पास में ले गए तो भी कहां दिख रही थी। कारण पास में ले जाने पर क्या विजुअल एंगल बड़ा नहीं हुआ, हुआ ना, काफी बड़ा हो गया, पर उसके बावजूद भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमें स्कूल टीचर्स बॉटनी में या लैब में ले गए, माइक्रोस्कोप से आपको दिखाया, वो आपको सेल्स दिखने लग गए। क्या कारण क्या हुआ, कारण क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर पे लाने पर भी
विजुअल एंगल इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप उसको सेंस कर पाए। और माइक्रोस्कोप में वो स्लाइड डालते आपको अंदर के सेल्स नजर आने लग गए। क्या हुआ, माइक्रोस्कोप ने क्या कर दिया? क्या सेल्स को बड़ा कर दिया? क्या केवल और केवल क्या बड़ा कर दिया? विजुअल एंगल। महसूस करिए सारी बातें क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में इनपुट आ जाए। क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, पर इतना इनपुट तो आए कि सर मेरा पहला टारगेट क्या था यार, उसको पास लाकर ही देख लेता हूं, मेरा काम हो जाए। पर पास लाकर देखने से काम नहीं हुआ। अब आपने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट लगाया। इंस्ट्रूमेंट लगाने से क्या हुआ? अब ये इमेज मेरी आंख पर एंगल बना रही है कितना? बीटा। ये आंख है। क्या 10 बीटा बता सकते हैं कितना होगा? कोशिश करिए, पहले अल्फा बता दो, 10 अल्फा क्या होगा? 10 अल्फा बता दो। ए बी अपॉन 25 ना लिख के इसको बोलते हैं डी, तो ए बी अपॉन डी। अल्फा स्मॉल है तो 10 अल्फा किसके बराबर? अल्फा। तो अल्फा बराबर ए बी बाई डी। बच्चों ये कब की बात है? तसल्ली से बताओ कब की बात? तसल्ली से समझो, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। पहला तो आपका यही टारगेट रहेगा, अरे सर मैं छोटी चीज बिना पैसे खर्च करके ही देख लूं। क्या करोगे, उसको पास लाओगे या दूर लाओगे? कितना पास? 25। इससे ज्यादा पास ला नहीं सकते। 25 में लाके देखा, ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है, पर अभी भी आप उसको देख नहीं पा रहे हो। अब आपने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। इंस्ट्रूमेंट ने कमाल कर दिया साहब। क्या कमाल करा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बना दी। और सोचिए बड़ी इमेज है तो उसके द्वारा बनाया गया विजुअल एंगल भी बड़ा होगा। सोच के देखो, आंख वही है, एक ये ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट, किसका विजुअल एंगल ज्यादा? बड़े वाले का विजुअल एंगल ज्यादा, तो आपको बड़ा ही महसूस होगा। बताइए 10 बीटा कितना होगा यूजिंग इंस्ट्रूमेंट? कोशिश करिए, 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो, ए डैश बी डैश अपॉन वी, ए डैश बी डैश अपॉन वी। और मैथ्स लगा के बताओ, क्या इस ट्रायंगल में भी 10 बीटा वही होगा क्या? हाँ, ट्रायंगल तो वही है। मैथ्स लगा के बताओ कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन यू। कौन सा सही है? ये सही है या ये सही है? दोनों ही सही है। मैथ्स के लिए दोनों एक ही एंगल है। अब मुझे चाहिए एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा। क्या है बीटा बाय अल्फा? सोचो, बोलो। अल्फा एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बीटा तभी तो पता चलेगा मुझे कितना फायदा हुआ। अल्फा बोलो ए बी बाई डी, बीटा बोलो। डेरिवेशन समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो उससे भी अच्छा है। तो डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बस एक बार थोड़ा आइडिया दे रहे हैं जिससे आपको मजा आए कि हाँ यार मुझे ये फॉर्मूला सर डायरेक्ट तो याद करना ही है, पर आपने 10 मिनट बता दिया कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाय यू। व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब अगली जो 4 लाइन बोलूंगा ना, वो ध्यान से सुनना, वो ऊपर से जाएंगी, पर कोशिश करना पकड़ में आ जाए। क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट को मैं 25 से ज्यादा पास नहीं ला पा रहा था। क्यों? 25 से ज्यादा पास में लाता हूं, मेरी आंख ब्लड देखने लग जाती है। मैंने क्या किया? बीच में लगाया लेंस। अब पता है क्या, चोरी चोरी इस ऑब्जेक्ट को और ले आया 25 से पास। क्यों सर? 25 से पास ला में तो दिखता ही नहीं ना सर। ऑब्जेक्ट तो मुझे वैसे भी नहीं दिख रहा था, ऑब्जेक्ट तो मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे तो क्या देखेगी? इमेज। अब सुनना, थोड़ी सी बात कठिन है। अगर आप ऑब्जेक्ट को पास में लाओगे तो पता है इमेज भी यहां भागेगी। कल सिखाया था, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आई कैप है तो इमेज की वेलोसिटी भी आई कैप। याद करिए, ऑब्जेक्ट को आप पास ला रहे हो, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक ले आए, इमेज भी पास आने लगी। सोचिए क्या हो गया? बड़ी इमेज तो बनी रही थी, पर आप जब ऑब्जेक्ट को पास लाने लगे तो जो बड़ी इमेज थी वो भी, क्या फायदा हुआ? बड़ी इमेज के पास आने से अब उसके द्वारा आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल और बढ़ गया, तो मुझे इमेज कैसी दिखेगी? और मैग्नीफाइड। ये चाल लेने थोड़ी सी कठिन थी, वापस बोलता हूं शायद पकड़ पाओ।
फिर से सुनना, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, फिर से धीरे धीरे बोल रहा हूं, विदाउट इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट कितने में था? 25। इससे ज्यादा मैं पास, क्योंकि आंखें की एक लिमिट है, फिर ब्लड हो जाता है। अब मैंने क्या रखा? इंस्ट्रूमेंट। क्या इंस्ट्रूमेंट रखने बताओ, ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? क्या दिख रही है? इमेज। इसने इमेज बना दी, क्या बना दी? ए डैश बी डैश। अब पता है मैं क्या कर रहा हूं, सुनना, ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, 25 से 20, 20 से 18, 18 से 15। क्या फायदा? क्या फायदा? इमेज भी पास आएगी, और इमेज के पास आने से बताओ ना क्या होगा? इमेज के पास आने से विजुअल एंगल बढ़ेगा, क्योंकि विजुअल एंगल कब ज्यादा होता है? ये आंख है, ये इमेज है, बड़ी इमेज है, बड़ा एंगल है, और अगर ये पास आ जाए होशियारी से तो और बड़ा विजुअल एंगल बन जाएगा ना भाई। हेलो। और लड़ाई विजुअल एंगल की क्यों हो रही है बताओ तो? क्योंकि जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा, दिमाग उतना ही उसको मैग्नीफाइड फील करेगा। तो सर ये तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो लाते जाओ सर पास। ये पास आई, ये पास आएगी, ये पास आएगी, ये भी पास आती जाएगी, पास आती जाएगी, बिल्कुल आती जाएगी। तो फिर तो सर चिपका दो सबको। नहीं भाई, फिर वही लिमिटेशन, फाइनल इमेज 25 से पास नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आंख को तो 25 से कम पे दिखाई नहीं देता। तो आप इसको खिसकाओगे, खिसकाओगे, ये भी खिसकेगी, इसको खिसकाओगे, ये भी खिसकेगी। इसको कब तक खिसकाओगे बताओ? जब तक फाइनल इमेज। अच्छा, क्या ऑब्जेक्ट 25 से या 25 से कम पर है? कम पर है। तो सर इसका फिर आप सोच नहीं रहे हो क्या? नहीं सोच रहा, क्यों? ऑब्जेक्ट तो मुझे दिख ही नहीं रहा ना भाई, मुझे दिख क्या रही है? कुछ नई बातें सीखोगे तभी तो ओवरऑल बिल्ट होगा। ये तो पिछले साल में ही है ना भाई, ये तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। पर आपको पीछे की कहानी का मतलब तो आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को पास लाते जाओगे, ऑब्जेक्ट में 6 सेंटीमीटर पे लिया है, मजा आ गया ना भाई। 6 सेंटीमीटर पे लाने से इमेज और पास आ गई। इमेज बड़ी तो थी, इमेज तो बड़ी थी, साथ ही साथ पास भी आ गई। क्या बेनिफिट मिला? विजुअल एंगल और बढ़ गया। विजुअल एंगल और बढ़ गया तो मैग्नीफाइड ज्यादा होगा, मैं आराम से उसको देख सकता हूं। क्या बात क्लियर है क्या? अब बताइए, ये क्या कहलाती है? ये कहलाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। सोच के बताओ, आप 200 बच्चे बैठे हो, ये फाइनल इमेज कहां से कहां लाई कर सकती है? आपको मैंने सबको सिंपल माइक्रोस्कोप दिला दिया, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो दिन भर, आप सबकी फाइनल इमेज 25 और इंफिनिटी के बीच में ही होगी। सोचो क्यों? 25 से कम पे बन गई तो काम की नहीं, और इंफिनिटी से दूर कुछ होता नहीं है। इसका मतलब हमारी फाइनल इमेज हमेशा दो ही लिमिट में काम करेगी। इसलिए आप घर जाके देखना, सिंपल माइक्रोस्कोप के मास्टर ने 2 केस लिखा है, कंपाउंड के भी 2 लिखा है, टेलीस्कोप के भी 2 लिखा है। यार ये 2 केस क्यों होते हैं? क्योंकि सारा खेल फाइनल इमेज का ही तो है, और फाइनल इमेज अगर 25 से पहले बन गई काम की नहीं है, और इन्फिनिटी से दूर कुछ। अब हम क्या करेंगे? 2 केस करेंगे। क्या केस सोचो? when final image is formed at infinity and when final image is formed at 25 सेंटीमीटर, उन दोनों केस में क्या निकालेंगे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन जनरल फॉर्मूला है, डी बाय यू। अब लिमिट निकालेंगे, एक मिनिमम वैल्यू और एक हमेशा उनके बीच में ही लाई करेगा। लिखो, डेरिवेशन उड़ाना चाहो उड़ा दो, कोई नहीं पूछ रहा। एंथ्यूज वाले बच्चों के लिए हम करवाते हैं क्योंकि इनको बोर्ड में लिखना होता है, 5 नंबर का सवाल आता है। आप छोड़ सकते हैं, घर जाके इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और समस्या आए तो एक बार फिर से वीडियो फिर से सुनिएगा घर जाकर, एलटी में है वीडियो। धीरे धीरे 2 बार सुनोगे ना, तो जो मैंने बाद में लाइन बोली वो आपको समझ में आएगी कि ऑब्जेक्ट को मैं 25 से डायरेक्ट तो पास में नहीं ला सकता था, परंतु यूजिंग इंस्ट्रूमेंट पास में ले आऊंगा। उससे क्या फायदा होगा? अगर मैं उसको पास में लाऊंगा तो इमेज भी पास में खिसकेगी। इमेज के पास में खिसकने से क्या होगा? उस इमेज के द्वारा मेरी आंख पे बनाया गया विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। मैं भी तो ये चाहता हूं बीटा बढ़ेगा। बना लें।
सिंपल माइक्रोस्कोप में इतना समय इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये टेलीस्कोप में भी है, ये कंपाउंड में भी है, इसलिए इसके फंडे हर जगह लगेंगे, इसलिए इतना समय लग रहा है। कंपाउंड 15 मिनट में फ्री हो जाओगे, टेलीस्कोप आधे घंटे में फ्री। सिंपल में इतना समय लग रहा है क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप की वर्किंग कंपाउंड में भी कल काम आएगी, टेलीस्कोप में भी मंडे को काम आएगी। ये डी बाई यू क्या है? डी बाई यू एंगुलर मैग्निफिकेशन। यू क्या है? यू जितनी दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ऑब्जेक्ट रखा 10 सेंटीमीटर पे, यू 10 रख दो, मैग्नीफाइंग आ जाएगा। यू रखा 15 पे, यू 15 रख दो, आंसर आ जाएगा। आंख को क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट या इमेज? इमेज। इसका आपने फायदा उठा लिया। अब आप ऑब्जेक्ट को और पास 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 लाते गए, और कितना पास ला सकते हो सर? बहुत ज्यादा पास लाने से क्या होगा, इमेज भी बहुत पास आती जाएगी, और इमेज अगर 25 के पास आ गई तो दिखेगा ही नहीं। तो सर एक लिमिट तक ही हम ऑब्जेक्ट को भी पास ला सकते हैं। चलो अब दो केस की चर्चा कर रहे हैं। व्हेन फाइनल इमेजेस इन्फिनिटी पे बने, तो सर इसमें हम करना क्या चाहते हैं? इसमें हमें तो यू निकालना है, और यू आ जाएगा तो फिर हम एम निकालेंगे, ये हमारा टारगेट। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं, पर आप उसको लिखना मत, क्योंकि खामखा वो नोट्स भरेंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा वापस पढ़ने में। मैं एक बार करके दिखा रहा हूं आपको मैथ्स। फाइनल इमेज क्या बनानी है? इन्फिनिटी पर। इक्वेशन बोलो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v इनफाइनाइट, u पता नहीं, माइनस u। पूछो माइनस क्यों रखा? डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है? पीछे, पीछे u माइनस 0, u बराबर f। सर ये ही खामखा सॉल्व किया सर, ये तो हम खुद ही सोच सकते थे। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? फोकस। तो बढ़िया ना, बातें कितनी वेरीफाइड होती जाती हैं कि हाँ सर फाइनल इमेज को इन्फिनिटी बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? फोकस पे। तो बता यू कितना आ गया? एफ। अब बता मैग्निफिकेशन कितना आएगा? डी बाई यू, और यू की जगह ये मैग्निफिकेशन है कब? 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 जब फाइनल इमेज कहां बने? इन्फिनिटी। तो सर कौन सा सही है, डी बाई यू सही है या डी बाई एफ सही है? दोनों सही है भाई। डी बाई यू तो जनरल फॉर्मूला है, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? डी बाई एफ। अब बताइए फाइनल इमेज मुझे कहां बनानी है? 25 पे। तो मैं चाहता हूं पहले आप सेंस समझें कि आप कर क्या रहे हो। फाइनल इमेज को 25 पे बनाना है, कहीं तो ऑब्जेक्ट को रखूंगा तभी तो इमेज बनेगी। तो मेरा एम क्या है? बोलो, सेंटेंस बोलो। ऑब्जेक्ट को कहां रखूं ताकि इमेज 25 पर बने? क्यों यू निकालने में क्यों इंटरेस्ट है आपका? यू निकालूंगा तभी तो मुझे क्या मिलेगा? एम। तो पहले दिमाग को एक फंडामेंटली तो समझाओ कि सर आप क्या करना चाहते हो। फाइनल इमेज को 25 पे बनाना चाहते हो, तो फाइनल इमेज को 25 पे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहीं तो रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है वही हमें निकालना है। क्या होता है वो देखिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v कहां बनाना है बताइए? 25। सोचो माइनस डी क्यों रखा? सबके पीछे विज्ञान है। डायग्राम देखो, इमेज कहां बन रही है? पीछे, पीछे। एनर्जी फ्लो के अपोजिट, तो माइनस डी आएगा। यू बताओ, यू माइनस यू, तो ये हो गया 1/u, 1/f प्लस 1/d।
एलसीएम एफ डी, एफ प्लस डी उल्टा कर दो, यू एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, तो यू आ गया एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। क्या है, डायरेक्ट रट लोगे तो मजा नहीं आएगा, जब तक 5 बार नहीं बोलोगे पेपर में अप्लाई कैसे करोगे। ये कौन सा यू है, इतनी दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो इमेज 25 पर बनती है, तभी तो उसको यूज कर पाओगे। ये क्या यू है, ये सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अगर इतनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो वो हमेशा इमेज कहां बना के देगा, 25 पर। अब बताइए मुझे क्या निकालना था, एम, एज एम बराबर डी बाई यू, यू को पुट कर डी बाई यू एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, एफ प्लस डी अपॉन एफ, एफ अलग अलग कर दो। बताइए एम बराबर 1 प्लस डी बाय एफ। क्या है ये, क्या है, मैग्निफिकेशन। कब, जब फाइनल इमेज 25 पर, मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर। कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन। ये तो आपने मैथ से देखा, ये डी बाई एफ वो 1 प्लस डी बाई एफ, वो बड़ा है उसमें 1 ऐड हो रहा है। फिजिक्स से सोचना मजा आएगा। क्यों ये मैक्सिमम है, सुनना 2 बार। फाइनल इमेज 25, 25 का मतलब दूर या पास, एक एक शब्द बताओ। फाइनल इमेज 25, दूर या पास, सोचो पास है तो उसके द्वारा आंख पे बनाया गया एंगल, और अगर एंगल बड़ा है एम बराबर बीटा बाय अल्फा, बीटा बड़ा है तो एम, इसलिए मैक्सिमम पावर आई। ऐसे सोचोगे और आनंद आ जाएगा। फिर सुनो 2 बार। फाइनल इमेज कहां, 25, ओके सर। दूसरा स्टेप बताओ, 25 क्या है, पास या दूर, ठीक है सर पास। अगर कोई चीज पास में होगी तो विजुअल एंगल, अगर विजुअल एंगल ज्यादा है बीटा तो मैग्नीफाइंग पावर भी, इसलिए कहा जाता है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए फाइनल इमेज कहां आनी चाहिए, 25 पर। उस समय उस इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैक्सिमम। क्या बात समझ में आ रही है। तो मैग्नीफाइंग पावर एम, ये देखो तो क्या, ये एक जेई मेन का क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या लिख दिया मैंने देखो, मैग्नीफाइंग पावर उस इंस्ट्रूमेंट की, उसकी जो औकात, औकात देसी शब्द है, उसकी औकात इस रेंज में ही लाई करेगी। डी बाई एफ उसकी मिनिमम वैल्यू, 1 प्लस डी बाई एफ उसकी मैक्सिमम वैल्यू। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक कन्वर्जिंग ग्लास ले आया बाजार से खरीद के, जिसकी फोकल लेंथ 10 है। अब इसकी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर बताओ, एम मिनिमम डी बाय एफ 25/10, 2.5, और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाय एफ 3.5। इसका मतलब क्या, इस इंस्ट्रूमेंट से मुझे कोई अक्षर 2.5 गुना बड़ा से लेकर 3.5 गुना बड़ा तक ही दिख सकता है। बस ऐसा नहीं है कि मैं खरीद के ले आया अब तो मैं 100 गुना बड़ा देखूंगा अक्षर, इसकी औकात ही नहीं है 100 गुना बड़ा देखने की। कितनी औकात है, 3.5। सोचो इसकी औकात बढ़ानी तो क्या करोगे, कम फोकल लेंथ का लेके आओगे। जितनी फोकल लेंथ कम उतनी उसकी मैग्नीफाइंग पावर। अब तुम्हें दुकान पे गए शॉपिंग मॉल में, जूते तो तुम्हें खरीदने आते हैं, जूते देखते हो, कंपनी देखते हो, ब्रांड देखते हो, चल के देखते हो, तुम्हें पता चल जाता है कौन से कंफर्ट है। अब 4 मैग्नीफाइंग ग्लास खरीदने और उसमें फोकल लेंथ लिखी हुई है, प्राइस नहीं लिखा हुआ, कौन सा पसंद करके लाओगे, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। कम होगी तो क्या होगा जरा सोचो, कम होगी तो उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। यही फोकल लेंथ मैं 5 कर देता हूं तो 25/5, 5 और 5 प्लस 1 6, मतलब वो कितने गुना बड़ा कर सकता है, 6 गुना बड़ा कर सकता है। जबकि ये कितना बड़ा करेगा, केवल 3.5 गुना। तो अपने आप में एक छोटा प्रश्न बन जाता है, कौन अच्छा, कौन अच्छा, जिसकी फोकल लेंथ कम। जितनी फोकल लेंथ कम होगी
उसकी मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ये 2.5 3.5 क्या है? इसको सरल भाषा में बोलो ना, क्या है 2.5 3.5? ये उस अक्षर को, अखबार में जो अक्षर लिखा हुआ है, उस अक्षर को 2.5 गुना से 3.5 गुना तक बड़ा कर सकता है। सर ये वेरिएशन क्यों होता है? अब वही बात आ गई इस वेरिएशन में। उस अखबार को आप क्या करोगे? पास लाओगे। वेरिएशन हो रहा है तो कुछ तो होता होगा, वेरिएशन कैसे हो जाता होगा? अब आपके पास इतनी बढ़िया कहानी है, मैं क्या करूंगा, लेंस लगा के उस अखबार को पास लाऊंगा। पास लाने से क्या होगा बताइए? इमेज और पास आएगी। इमेज और पास आएगी तो क्या होगा? विजुअल एंगल बड़ा हो। कभी आप देखना, उसको अपन जितना पास ले जाते हैं उतना हमें बड़ा दिखाई देता है। फिर तो सर मैं चिपका ही दूंगा, आज घर जाके चिपका ही दूंगा उसको। चिपकाने से क्या होगा? चिपकाने से फाइनल इमेज बहुत पास आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर से कम पे बन जाएगी, दिखना बंद हो जाए। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? तो लिमिटेशन भी तो है। मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, इमेज पास आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पर एक अंतिम कहीं रुकना तो पड़ेगा। कहां रुकूंगा? जब फाइनल इमेज 25 पे बन जाए। उस समय की मैग्नीफाइंग पावर को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। अपन 10 मिनट में 3 फॉर्मूले। हाँ सर, यस सर, तैयार हो गया माइक्रोस्कोप। कहानी इतनी है भैया 1 घंटे की, तब जाके सिंपल माइक्रोस्कोप की एक बेसिक फीलिंग आती है कि सिंपल माइक्रोस्कोप काम क्या करता है। उसने वास्तव में कुछ नहीं किया, उसने विजुअल एंगल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मैग्नीफाइड इमेज बनाई और विजुअल एंगल को भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। खत्म। बताओ कहां से कहां लाई करती है उसकी? डी बाई एफ से लेकर 1 प्लस डी बाई एफ। फिर डी बाई यू क्या है? डी बाई यू तो उसकी एक जनरल वैल्यू है, वो 2.5 से 3.5 के बीच में कहीं आ सकती है। मिनिमम 2.5 है, मैक्सिमम 3.5 है। अगर मान लो 2.6 है, क्या 2.6 नहीं आ सकती? क्या आ सकती ना? वो तो किस फॉर्मूले से आएगी? डी बाई यू से आएगी। बोलो हाँ है क्या? अगला लिखो। तो कल इसके आगे पढ़ेंगे। आज ये मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप इंट्रोडक्शन दिया है, और आपसे कहता हूं कि 15-20 मिनट आप इसको पढ़कर आओ, तो आपको इंस्ट्रूमेंट में बहुत क्लैरिटी आएगी। धीरे धीरे हम ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेंगे कि आपको ये सब बातें टिप्स पे याद हो जाएंगी, ये वाली। और ये याद हो गया ना, आपको मजा आने लग जाएगा। मैग्निफिकेशन 2 होते हैं, एक डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। डी बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और एक ये याद करो, आनंद आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि इमेज 25 में बने? एफ डी अपॉन एफ प्लस। 3-4 फॉर्मूले समझेंगे, उससे हमारे पूरे इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे। क्लियर बात? चलिए, शनिवार को कल मिलेंगे, और कल पढ़ाऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कल न्यूमेरिकल बताऊंगा इसके। ठीक है भाई? चलिए, धन्यवाद।